हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं खास फ्राइडे का प्रोग्राम साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। आज का प्रोग्राम बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार के और अमेरिका के बीच में क्या रिश्ते हैं, उस पर आज बहुत कुछ जानने को मिलेगा। जिस पर मैं अक्सर शक जाहिर करता रहता था, वो कुछ सबूत सामने आए हैं जो बहुत ही दिलचस्प हैं। तालिबान के बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है और होनी भी चाहिए, लेकिन क्या अमेरिका की मर्जी के बगैर ये सरकार बनी थी? क्या 15 अगस्त 2021 को बगैर एक गोली चले जो सरकार बनी थी, जो तालिबान ने काबुल पर आकर के कब्जा किया था और हुकूमत शुरू की थी, क्या ये बगैर किसी तालमेल के थी? ये भी आज एक तरह से गुत्थी खुलने वाली है, उस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान के कुछ वाकयातें, बड़ी खबरें हैं। इमरान खान और सरकार के बीच में कुछ बातें हो रही हैं, लेकिन वो बात आगे नहीं बढ़ पा रही है, उस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा बांग्लादेश से भी कई अहम खबरें हैं। वहां पाकिस्तान अपने ताल्लुकात बेहतर कर रहा है, उनके मिनिस्टर्स का आना जाना शुरू हो गया और अब पाकिस्तान से ये कहने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से कि अब बांग्लादेश को भारत के खिलाफ तैयार होने की जरूरत है। आखिर क्या कुछ है ये सब, बात करते हैं सैयद अली मुश्तबा साहब से। मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप हर फ्राइडे वक्त दे देते हैं, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। क्या कुछ है तालिबान की और अमेरिका के बीच की जो कुछ खबरें आ रही हैं, वो क्या कुछ? बहुत बहुत शुक्रिया काज़मी साहब। मेरे सामाइन को मेरा आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। आज की जो खबर है ये एक तरह से समझ लीजिए चौंका देने वाली खबर है। ये खबर का जो आगाज है वो वाशिंगटन में और कांग्रेस के जो वहां पे ये है उनकी प्रोसीडिंग्स और उनकी हियरिंग, कुछ ट्रम्प साहब की जो है नवाजिश है, जो कि इस गुत्थी को मतलब सामने ला रही है और उसको सॉल्व कर रही है। क्योंकि आपको मालूम होगा कि ये जो बिडेन सरकार थी, इसने जो है ये वहां से अमेरिका के फौजों को बुला लिया था और तालिबान को उन्होंने एंट्री दिलवाई थी और तालिबान वहां पर रहे थे। और ट्रम्प जो हैं वो अब 20 तारीख को आने वाले हैं। वो अपोज कर रहे थे हमेशा के, मतलब अफगानिस्तान को हम नहीं छोड़ सकते हैं। तो अब इसी हवाले से ये साबित आई है कि कांग्रेस ने जो है और उनके जो प्रोसीडिंग्स हैं उसमें ये एक बाकायदा मतलब पब्लिक डोमेन में आ गया है कि $40 मिलियन जो है वो हर वीक अमेरिका देती है तालिबान को। ये बहुत बड़ा, यानी $4 करोड़ हर हफ्ते खर्चा चला रहा है अमेरिका काबुल में तालिबान की सरकार चलाने के लिए। जी। और पाकिस्तानी सोर्स से हमें ये मालूम हुआ है कि ये जहाज उड़ती है, वो नैरोबी में आती है और वहां से नैरोबी से जो है वो नैरोबी की कोई जहाज है, कीनिया नैरोबी जो कंट्री है अफ्रीकन, वहां से दूसरी जहाज उड़ती है जिसमें ये पैसे अपलोड होते हैं और यहाँ काबुल में आकर के अनलोड होते हैं और ये सीधा अफगान बैंक में जाते हैं और बैंक में जाकर के ये पैसे डिपॉजिट हो जाते हैं। अब ये 4 करोड़ को अगर आप वो कर लें, मल्टीप्लाई कर लें महीने का खर्चा, तो आप समझ रहे हैं कि कितने कितने करोड़ होंगे और सालाना कितने करोड़ होंगे। 2021-2015 से ये काम चल रहा है वहां पे। तो ये बहुत बड़ा जो है चौंका देने वाला मतलब इंकशाफ हुआ है। और अमेरिका का दूसरा जो रोल है वो ये है कि अमेरिका ने बहुत सारे यूनाइटेड नेशन के थ्रू जो है वो ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए बहुत से एनजीओ खुलवाए हैं अफगानिस्तान, जिसमें अमेरिका फंड करता है यूनाइटेड नेशन को और यूनाइटेड नेशन जो है वो फंड कर रहा है यहाँ पे अफगानिस्तान में। तो वो भी बेसिकली अमेरिकन फंडिंग है। तो आप समझ रहे हैं कि कितना इन्वॉल्वमेंट है। तीसरा जो सोर्स है वो डोनर मुल्क जो है वो 2001 से या 2 से जब से अमेरिका गया है अभी तक पैसे दे रहे हैं। तो ये 3 सोर्स के पैसे जो हैं वो तो तालिबान को मिल ही रहे हैं। और ये इंकशाफ जो है ये अब बिल्कुल पब्लिक डोमेन में आ गई है और ये ट्रंप ने किया है। यानी इसमें सीधी बात यह है कि तालिबान अमेरिका के लिए किराए पर सरकार चला रही है, पैसे ले रहे हैं, सरकार चला रहे हैं। बिल्कुल सीधा सीधा लेन देन है। जी 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 जी, ये मैं कह रहा था, ये बड़ी खबर है। अब इसको आप मतलब हम लोग तो ये सोच रहे थे ना कि
तालिबान ने जो है मिलिट्रीली डिफीट कर दिया और उसके बाद जो है अमेरिका चली गई। अब तालिबान जो है वो मतलब अपने तरफ से इधर से उधर से करके चला रहे हैं। इसकी पूरी जो ये एक क्या कहते हैं नैरेटिव थी, इसको अमेरिका ने बिल्कुल तोड़ दिया है ट्रंप ने। और अच्छा मुस्तफा साहब, मैं आपके वाले इस सब्जेक्ट से बिल्कुल डिविएट नहीं होना चाहता, लेकिन बीच में हल्का सा अपने दर्शकों को यह जिक्र करना चाहता हूं, जिस तरह से सीरिया में अब HTS आया है, उनको भी कुछ दिन बाद पता चलेगा। ऐसी खबर जरूर आएगी कि हर हफ्ते कितना पैसा HTS को अमेरिका और इजराइल वगैरह दे रहे हैं, जो उससे महसूस हो रहा है। जी, आप अपनी तालिबान और अमेरिका की बात आगे बढ़ाएं। दूसरी बात एक और इसी हवाले से है कि अमेरिका के CIA का एक बड़ा एजेंट ओहदेदार काबुल में बैठा हुआ है और यहाँ पे उसका रोल यह है कि अलकायदा और दाइश के जो लोग हैं उनके ऊपर वो नजर रख रहा है और तालिबान से उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात कर रहा है। इसी हवाले से एक और खबर है कि जो लड़ाकू हैं दाइश के और अलकायदा के, वो शायद इन लोगों ने आइडेंटिफाई भी कर लिए हैं बाय निशानदेही, बाय हेड काउंट, कि ये बंदा अलकायदा का है, ये बंदा एक अलकायदा का है। और अमेरिकन प्रेशर दे रहे हैं कि इनको यहां से हटा करके दूर दराज, मतलब जो बिल्कुल सुनसान जगह है, वहां जाके इनको रिहेबिलिटेट कीजिए। और वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से जो है वो मतलब वो गाइड हो रहे हैं या वहां जाकर के रखिए। अब ये मालूम नहीं है कि ये अलकायदा और दाइश के लोग किससे पैसे ले रहे हैं। ऐसी बात है कि उनको देखिए, असल में अगर सारी खबरों को याद रखा जाए और अपने जहन का भी इस्तेमाल किया जाए तो बहुत सी चीजें बड़ी सिंपल तरीके से नतीजा आ जाता है। अल-कायदा और दाइश पर नजर रखने के लिए CIA का अफसर वहां पर है। कहना यह है कि हम इनको कंट्रोल कर रहे हैं, ये कहीं ज्यादा एक्टिव ना हो जाएं, लेकिन हमें इराक और सीरिया याद रखना चाहिए। इराक में जहां जहां अमेरिकी फौजी बेस हैं, वहीं पर दाइश के लोग हैं, यानी उन्हीं के जेर साया पनप रहे हैं, सीरिया में भी और इराक में भी। तो ये जो CIA का जिम्मेदार है, असल में इनको बनाए रखने की जिम्मेदारी वो अपना रहा है। और जिस तरह से वो कजाकिस्तान के पास कहीं ले जाकर के बसा दो, उसी तरह से यहाँ इदलिब में बसाया गया था, नॉर्थ सीरिया में। और ये जब जरूरत पड़े टेररिस्ट की, तब उन्हें इस्तेमाल कर लिया जाए। हमें वो भी याद रखना चाहिए कि रूस ने बताया था उस वक्त जब तब्दीली आने वाली थी अफगानिस्तान में, अनमार्क्ड, बगैर कोई नाम लिखे हुए हेलीकॉप्टर्स के जरिए नॉर्थ सीरिया से टेररिस्ट को लाया गया था अफगानिस्तान। ये कई बार सबूतों की शक्ल में आ गया। अब ये इस तरह से बताया जा रहा है, अमेरिका इसी तरह से करता है, बताता कुछ है करता कुछ है। जी, आप अपनी बात आगे बढ़ाएं। नहीं, ये जो चीजें हैं ये ट्रंप लेके आ रहे हैं और ये सब कह रहे हैं कि ये टैक्स पेयर की मनी, अमेरिकन टैक्स पेयर की मनी जो है, जो अफगानिस्तान में जा रही है, और उनका कहना है कि इल्लीगली जा रही है वहां पे, वो तालिबान सरकार को जो है मजबूत करने के लिए। तो ये जो मजबूती आ रही है तालिबान की और हर बार ये कर रहे हैं, तो मजबूती की जड़ तो अमेरिका ही लग रही है मुझे, और कहां से मजबूती आ रही है। जी जी जी, जी। इस किस्से में एक चीज और मैं बता दूं इसी हवाले से, जो कि एक बहुत ही मतलब ऑफ द कफ रिमार्क था हामिद करजाई का, जो उन्होंने जनरल कियानी को कई साल पहले मतलब वो दिया था, जब वो पाकिस्तान के चीफ आर्मी स्टाफ थे और हामिद करजाई से मिलने गए थे। तो उन्होंने बरजस्ता ये बात कही थी हामिद करजाई से कि अफगान का जो रेस है वो तो बिक जाता है, जो उन्हें पैसे देगा वो बिक गया। वो पहले सोवियत आ गए तो उस टाइम अफगानिस्तान बिक गया, फिर जब अमेरिका आया तो फिर अफगानिस्तान के जो है अफगानिस्तान बिक गया, वो तालिबान बन गया, पहले वो जो है वो सोवियत कम्युनिस्ट को फैला रहा था। तो उस पर हामिद करजाई ने कहा कि अफगानी जो है वो बिक नहीं सकता है, वो किराए पे चढ़ सकता है, जो उसका खर्चा बर्दाश्त करेगा उसकी नौकरी वो कर लेता है। तो ये तो DNA में है अफगान के। तो ये तो बात है, ये इसको आपको समझना पड़ेगा कि अब तो लोग ये भी कह रहे हैं कि ये तो प्रॉक्सी सरकार है, जो तालिबान की सरकार है, ये प्रॉक्सी सरकार है। जब उसको मिल रहे हैं तो कहां से मतलब ग्राउंड रूट की सरकार है। तो ये सब चीजें बड़ी मुहम्मे की चीज है, ये समझ में नहीं आती है कि अब तालिबान ने बिल्कुल डिनाई किया है कि हमें कोई एक पैसे नहीं मिल रहे हैं, और फिर वो लेके वही कहानी आ रहे हैं कि हमारे $4 बिलियन और कितने डॉलर जो है फ्रीज किए हुए अमेरिका ने, और ये वो कहानी दे रहे हैं कि हमें उसे रिलीज कराइए और जो हमारे एसेट्स हैं ये वो।
लेकिन ये बहुत बड़ा स्टोरी है। मतलब ये ट्रंप देखिए, ये बड़ी दिलचस्प बात है। अमेरिका में ट्रंप एक ऐसा शख्स है जो बुनियादी तौर पर पॉलिटिशियन तो है नहीं, और वो खुफिया एजेंसियों के मशवरे भी नहीं सुनता। वो अपने जो उसके पास इंफॉर्मेशन आती है वो बोल देता है। तो ये ट्रंप के जरिए कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जिससे ये बाकायदा सबूत सामने आ रहे हैं। यानी पैसा जो है वो इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, जिसे वो कौन सा तरीका कहा जाता है, पैसा जो इंटरनेशनल भेजा जाता है, कैश, हवाले के जरिए। हाँ, तो अमेरिका जो है वो हवाला करके पैसा पहुंचा रहा है काबुल, और उस पर सरकार चल रही है। ये बहुत ही दिलचस्प खबर है। जी, अपनी बात आगे बढ़ाइए। नहीं, ये तो खबर यही खत्म हो जाती है। अब हम लोग अफगानिस्तान से अगर बने रहेंगे तो दो खबरें और हैं। एक खबर तो है वो वखान कॉरिडोर की। और वखान कॉरिडोर जो है वो चाइना को और अफगानिस्तान को जोड़ता है, एक छोटा सा स्ट्रिप है लैंड का। दूसरा वही वखान कॉरिडोर है जो पाकिस्तान को ताजिकिस्तान से जोड़ता है। और ये बहुत बड़ा 18 किलोमीटर का ये कॉरिडोर है ये टोटल, जो कि मतलब वहां पे है, और वो ताजिकिस्तान में है। और बदख्शां प्रोविंस है जहां ताजिकी समुदाय के लोग रहते हैं जो अफगानिस्तान में रहते हैं, और उसके साथ ताजिकिस्तान लगा हुआ है। अब ये वखान कॉरिडोर की कहानी ये है कि मीडिया में एक रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान जो है वो मिलिट्री ऑपरेशन कर रहा है या करना चाह रहा है। कुछ टैंक्स के मूवमेंट हो रहे हैं, कुछ ट्रुप्स के मूवमेंट हो रहे हैं, जो कि चित्राल और ये जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, इन सब के पास से लगा हुआ वो जगह है जो कि मतलब वखान की तरफ जाता है। तो ये लोग ये कह रहे हैं कि शायद पाकिस्तान वखान कॉरिडोर को मतलब कॉन्कर करना चाहता है, उसको अपने अंदर लेना चाहता है या अपने अधीन में लेना चाहता है। तो उसका जो वो रीजनिंग दे रहे हैं कि अगर वखान कॉरिडोर पाकिस्तान के साथ मिल जाएगा तो पाकिस्तान को फिर अफगानिस्तान के ऊपर आश्रित नहीं होना होगा वहां पे सेंट्रल एशिया में जाने के लिए। वो सीधा अपना ट्रक लेकर के ताजिकिस्तान जाएंगे और फिर वहां से जो है वो आगे दूसरे एशियन मुल्क में जाएंगे। लेकिन ये खबर जो चल रही है ये काफी इंडियन सोशल मीडिया में भी आ रही है, लेकिन इसके साथ अगर एनालिसिस करें आप तो इस पे चाइना का स्टेक है। चाइना का एक बहुत बड़ा मिलिट्री कंटोनमेंट वखान कॉरिडोर के मुंह पे बैठा हुआ है। वो चेक करने के लिए है अफगान टेररिस्ट को उनके जो जिंजियांग प्रोविंस है वहां जाने के लिए, या ताजिक के जो टेररिस्ट हैं वहां जाकर के टेररिज्म करने के लिए। और कभी भी चाइना जो है वो वखान कॉरिडोर को मतलब खोना नहीं चाहता है, इसलिए कि वो जो जितने भी मिनरल एक्सप्लॉइट करना चाह रहा है अफगानिस्तान से, तो सी का तो अपना मैटर है, वो सी जहां से जाएगा चाबहार, ईरान, वहां से जाएगा। अगर वखान का कॉरिडोर खुल जाता है, जो कि खुलने वाला है, हाईवे बन रहा है और क्या बन रहा है, तो अफगानिस्तान के जो भी मिनरल है वो चाइना में चले जाएंगे। तो ये खबर जो है उसकी अगर सदाकत अगर आप देखेंगे तो शायद मिलिट्री मूवमेंट हो रही होगी वहां पे, इसमें कोई इनकार नहीं है। लेकिन वो पाकिस्तान प्रेशर देना चाह रहा है अफगानिस्तान तालिबान हुकूमत को कि अगर आप हमारे ऊपर कार्रवाई करेंगे पख्तिया में और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में, तो हम यहाँ पे आपको जो है मतलब आपकी ये शहरग है, ये आपका जो भी मतलब बहुत वीक पॉइंट है। क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान का जो सबसे कमजोर जगह है वो बदख्शां ही है, और वहां जो है वहां पे ताजिकों की हुकूमत कहती है, और वो अहमद शाह मसूद और उसकी जगह है, वो जो ताजिक लोग थे जो अब उनका बेटा जो है वो उसको चला रहा है और जो भी कुछ कर रहा है। और सामाइन को ये बताना चाहता हूँ, ये बड़ी अहम खबर है, ये मेरे मतलब अपने पुराने मतलब जो एक्सपीरियंस हैं या तालिब इल्म के रूप में, कि जो इसकी बात कर रहा हूं मैं, बदख्शां जो कि अभी मैं बात कर रहा हूँ, शाहजहां ने इसको कैप्चर कर लिया था और ये हिंदुस्तान की टेरिटरी थी मुगल एम्पायर के टाइम। ये मुझे मेरे प्रोफेसर साहब ने कह रहे थे कि ये जो टेरिटरी है वो हिंदुस्तान की टेरिटरी है। अब हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री उस पर अपना क्लेम डाले। हाँ, लेकिन मुल्क तकसीम हो चुका, अब तो वो अगर होगी तो पाकिस्तान की होगी, क्योंकि पाकिस्तान वो अफगानिस्तान की टेरिटरी है, उसको लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। हाँ। दूसरी बात मैं आपको इसी हिस्टोरिकल एविडेंस से बता रहा हूँ कि बाबर जो है वो वखान कॉरिडोर से ही आया था। अच्छा। वो वखान कॉरिडोर से वहां फरगना से चला था उज्बेकिस्तान से, और उसके बाद इसी ताजिकिस्तान होते हुए वखान कॉरिडोर से वो लद्दाख में आया था। ईस्टर्न जो लद्दाख है, जो अभी कंटेंशन है, सियाचिन ग्लेशियर पर उसके घोड़े ने पैर रखा था।
दौलत बेग ओल्डी से गया था, देस्तान प्लेन से आगे गया था, वहां से डेमचौक गया था, डेमचौक से हॉट स्प्रिंग गया था, हॉट स्प्रिंग से चाकुल आया था, वहां से आता आता वो लद्दाख आ गया, लद्दाख से फिर वो नीचे उतरा तो कश्मीर में आ गया, कश्मीर से जो है वो बनिहाल पास को क्रॉस करके जम्मू में आ गया, और जम्मू से फिर वो पंजाब में चला आया। तो ये जो जगह है, जो वखान कॉरिडोर है, बहुत हिस्टोरिकल रूट है, ये हिस्टोरिकल रूट है जी। और बाबरनामे में एक मिनट और भी बता देता हूं कि वखान कॉरिडोर से पहले को एक पुल है जो कि जोड़ता है ताजिकिस्तान से, उस पे बाबर का घोड़ा फंस गया था, और बाबर ने आगे जाके जब बाबरनामा में ये लिखा था कि हम इतनी सर्दी पड़ रही थी, इतनी सर्दी पड़ रही थी कि सिर्फ आंख खोले हुए थे और घोड़े की आंख थी बस, और पूरा जो है उसका जो लश्कर था वो पूरे बर्फ से मतलब बिगड़ा हुआ था, और वो लोग ये कह रहे थे कि हम लोग की मौत यहीं आने वाली। लेकिन वो घोड़े के अपने जो है वो देता है कि उसने मूव किया और हम लोग को आगे बढ़ा दिया उसने, हम तो कुछ कर नहीं सकते। ये बड़ी ग्राफिक मतलब बाबरनामा में भारत के एंट्री के लिए हाउ ही कॉन्कर्ड इंडिया, कहा कि हम तो आ ही नहीं सकते थे जो मौसम का, और ये सर्दियों में ही आया था। उस टाइम वाघा बॉर्डर नहीं खुला था। जी 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 जी, जाहिर है जाहिर है। तो ये वाकई बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं। और बाबर की कब्र जो काबुल में है, मैं वहां गया हूं, वहां पर बाकायदा बाबर की कब्र है काबुल के किनारे पर, और वहां लोग बाकायदा टूरिस्ट जाते हैं और फातिहा वगैरह पढ़ते हैं जी। अब आगे चलें। मैं समझता हूं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो कुछ हो रहा है उस पर कुछ बात कर लें। बॉर्डर पर बहुत कुछ हो रहा है वहां भी। जी जी, अभी बॉर्डर पे ये हुआ है कि पाकिस्तान ने जो है वो प्रिसाइज हमला किया था, उसमें अच्छे खासे 40-45 लोग मरे थे, और ये पख्तिया प्रोविंस में जो अफगानिस्तान का है और नॉर्थ वेस्ट जो इनका पख्तूनख्वा के साथ लगा हुआ था, इसके रिस्पॉन्स में जो है उन्होंने रिटेलिएट किया था। पाकिस्तान के 2 पोस्ट को उड़ा दिए थे और कुछ लोग मरे भी थे पाकिस्तानी साइड में। उसको काउंटर करने के लिए ये टैंक लेके चले गए थे वहां पे पाकिस्तानी, और इन्होंने टैंक से जब फायरिंग की वहां पे, तो जो टीटीपी के लोग थे, ये टीटीपी के लोग थे, ये तालिबान नहीं थे, और ये टीटीपी के लोग ने टैंक छोड़ के भाग गए, और वो पूरा जो है उन्होंने जो है वो रास्ता वो कर दिया। अब आगे जो बात ये हो रही है, जो इसमें बड़ी मतलब मजेदार चीज आ रही है कि पाकिस्तान ने कहा कि हमने सैटेलाइट इमेजेस से और अलग सोर्सेस से ये मालूम किया था कि इस यहाँ पे बंकर बने हुए थे, बाकायदा टीटीपी के लोग जो हैं वो मिलिटेंट जो लोग हैं, ये मतलब ये कोई सिविलियन के साथ नहीं थे, इन्होंने जो है अपने बंकर बनाए हुए थे और वहां से ये ऑपरेशन कर रहे थे। तो हमने जो उड़ाया है मतलब प्रिसाइज बॉम्बिंग से, उस पर वो अपनी वाहवाही लूट रहे थे कि हमने एक पॉइंट भी जो है वो अपनी मतलब डेविएशन नहीं किया। हमारे जो एयरफोर्स के लोग हैं उन्होंने प्रिसाइज बॉम्बिंग की, और प्रिसाइज बॉम्बिंग करके जितने उनके बंकर्स थे वो सबको हमने उड़ा दिए। ये वो अपनी वाहवाही कर रहे हैं। अब इसमें क्या है कि तालिबान जो है वो कहा कि नहीं, आपने हमारे टेरिटरी पे हमला किया है और हम इसका रिटेलिएट करेंगे। तो ये बात तो हो गई। अब इसमें जो एक बहुत मतलब दिलचस्प बात है कि भारत कूद गया है। भारत जो है वो अफगानिस्तान के साइड में और टीटीपी को सपोर्ट कर रहा है, और ये कह रहा है, भारत के स्टेटमेंट आया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, जो हमारे जायसवाल साहब हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जो है वो सिविलियन को मारा है और बच्चों को मारा है और औरतों को मारा है और ये किया है वो किया है, तो पाकिस्तान को ऐसा करना नहीं चाहिए था। अब ये टेररिज्म पे दोहरा मापदंड है। जब पाकिस्तानी कश्मीर पे वो करते हैं तो वो ये कहते हैं कि हम तो बात नहीं करेंगे पाकिस्तान से, आप अपने कैंप बंद कर दीजिए वहां पे जो आपने कैंप लगाए हुए हैं कश्मीर के लिए, पाकिस्तान की जो टेरिटरी है। यहाँ वो कैंप लगा हुआ है, उसको इन्होंने नजरअंदाज कर दिया और कहा कि साहब आप तो मतलब काउंटर ऑपरेशन कर रहे हैं और सिविलियन को मार रहे हैं। तो ये सब चीजें जो हैं हम और पत्रकार जो हैं वो बोलते हैं। शायद इंडिया को ये लग रहा है कि बांग्लादेश में उनकी जगह जो है वो खत्म हो रही है, तो अब वो अफगानिस्तान को जो है वो अपना मतलब का सहारा ले रहे हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट में। तो ये सब चीजें चल रही हैं, हम और आप मतलब पत्रकार हैं। जी जी बिल्कुल। एक चीज तो बड़ी नतीजे के तौर पर सामने आ रही है, जिस तरह से आपने अफगानिस्तान में भी जिस तरह से बताया कि CIA नजर रखे हुए है, उधर सीरिया और इराक में बाकायदा टेररिस्ट जिस तरह से भेजे गए 2011 से अब तक
और अभी जिस तरह बशार अल-असद की सरकार गिराई, वहां भी उन्हीं टेररिस्ट ग्रुप्स की मदद ली गई। उन्हें बहरहाल कुछ लोग अभी अब टेररिस्ट नहीं कहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो शिया था। और बहरहाल मैं उस बहस में नहीं जा रहा, लेकिन असल बात जो नतीजा निकल के आ रही है वो ये कि सरकारें टेररिस्ट्स को एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ मुल्कों ने अपने अपने काम के लिए कुछ टेररिस्ट ग्रुप बनाए हुए हैं, और वो अपने सियासी फायदे के लिए जब वो लेस देन ए वॉर अपने फौजी नहीं भेजना चाहते तो टेररिस्ट को भेज देते हैं। वो मिसालें कई हमारे सामने आ गई, अफगानिस्तान की भी और सीरिया और इराक की भी और कई मुल्कों की। और ये टीटीपी की बात जिस तरह से आपने कही कि भारत ने उनके सपोर्ट में बयान दे दिया, तो बहरहाल सरकारें क्या क्या करती हैं ये वही जानते हैं। अच्छा, अब आगे चले, सियासी हालात क्या हैं पाकिस्तान के? पाकिस्तान में इमरान खान और उनके बीच में क्या कुछ बातचीत चल रही, क्या हो रहा है? ये बातचीत चल रही है, जिस बातचीत का ऐसा लग रहा है कि कोई एंड नहीं है और कहां जाके कंक्लूड होगा वो नहीं समझ में आ रहा है। ये 7 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई है शहबाज शरीफ ने, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के जो लोग हैं वहां के भी कुछ मेंबर्स हैं, मेरे ख्याल में 7 या 10 लोग हैं, जो कि नेगोशिएट कर रहे हैं टू एंड फ्रो। ये जो शहबाज शरीफ हैं, ये अपना जो डायरेक्शन उन्हें हेडक्वार्टर से रावलपिंडी से मिलता है कि इन पॉइंट्स पे बात कीजिए, तो वो लेके आते हैं शहबाज शरीफ के डेलीगेशन, क्योंकि मंजूरी जो है वो आसिम मुनीर ही देते हैं कि कहां तक वो जा सकते हैं, कहां तक नहीं जा सकते हैं। इधर जो मंजूरी देने वाले हैं वो इमरान खान है कि कहां तक वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, कहां नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो पहले तो आसिम मुनीर से चलता है, शहबाज शरीफ होता हुआ तहरीक इंसाफ पार्टी के मेंबर से मिलता है, फिर वो मेंबर्स जो है जाते हैं इमरान खान से बात करने के लिए और इमरान खान जो है उनका जवाब देते हैं। तो ये जो है एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है, वो चल रहा है। और इसमें जो बात फंस रही है वो ये फंस रही है कि आसिम मुनीर ने इमरान खान को ऑफर किया है, मतलब 2-3 बार ऑफर किया है कि हम आपको सारे केसेस आपके हटा देंगे, या शहबाज शरीफ ने, आपको टोटल एमनिस्टी मिल जाएगी, आप पाकिस्तान छोड़ के चले जाएगी किसी दूसरी कंट्री, जिसको इमरान खान ने मना कर दिया। अभी जो लेटेस्ट खबर है इसमें, ये तो पुरानी खबर थी, जो लेटेस्ट खबर यह है कि उन्होंने कहा कि आपको हम जेल से रिलीज कर देंगे, आप अपने घर, जो उनका लाहौर में घर है, बनीहाला उसका नाम है, उसमें आप मतलब ये कि नजरबंद हो जाइए, हाउस अरेस्ट, तो इसकी इजाजत हम आपको देंगे। तो हाउस अरेस्ट हो जाएगा तो आप कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते। तो उसके लिए भी इमरान खान ने इनकार कर दिया। इमरान खान की अब यह पोजीशन है कि वो ये चाहते हैं कि देखिए, अभी जितने भी कानूनी उनके पास 200 मुकदमे चल रहे थे या कितने चल रहे थे, उन सब में जो है उनको बेल मिल गया। उन सब में जो है वो अब कोई नया मुकदमा अभी कोई उनके ऊपर लगा नहीं है, और उस पर कोई जितनी भी उनकी सजाएं थी या प्रोसिक्यूशन था या जो भी कुछ था, वो सब फारिग हो गया। और इमरान खान का कहना है कि हमें अदालत से ही बरी चाहिए, जब हमें अदालत बरी कर देगी तो हम बाहर निकल जाएंगे। और उनका ये पोजीशन है। दूसरा पोजीशन उनका ये है कि जितने भी हमारे वर्कर हैं जो जेल में अभी हैं, उन सबको आप रिलीज कीजिए, तब हम जेल से बाहर निकले। तो अब ये खबर यहीं तक खत्म हो जाती है हमारे और आपके बीच में। आगे क्या होगा नहीं होगा, जैसे होगा तो बताएंगे। जी जी बिल्कुल। इमरान खान बहरहाल एक बड़ा मसला बने हुए हैं। अमेरिका जिन्होंने उन्हें हटाया था, उनके ही नुमाइंदे आकर के जेल में भी मिले थे और शायद वही छुड़वाने की अब तैयारी कर रहे हैं। ट्रंप सरकार अब किस तरह से उसको हैंडल करना चाहेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उस वक्त ये कहा गया था इंसाफ पार्टी की तरफ से कि ये इंपोर्टेड सरकार है जो शहबाज शरीफ की है, यानी अमेरिका की मदद से सरकार चल रही है। आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा पाकिस्तान में वो बताएंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में भी कुछ ताल्लुकात कुछ बेहतर होते जा रहे हैं, क्या कुछ है? वो बहुत अहम खबर है। पहले एक खबर और मैं मतलब सामीन को बता दूं, वो है वॉशिंगटन पोस्ट में। ये वॉशिंगटन पोस्ट जो है, ये लगता है कि पूरी खुफिया एजेंसी का काम कर रही है और पूरे साउथ एशिया में जो अंदर की खबरें हैं जो कि कहीं पहुंच नहीं पाती हैं और गवर्नमेंट के साथ ही जो है वो बंद हो जाती हैं, पब्लिक तक आने, उनको वो मतलब ये कि खोद के निकालता है और सामने आता है। 3 खबरें तो हमारे सामने आ गई। एक तो आंध्र प्रदेश के जो जगन मोहन रेड्डी हैं, उनको अडानी साहब ने ब्राइब दिया था, ये खबर जो है वॉशिंगटन पोस्ट से आई थी। दूसरा खबर जो है, अभी मोइजू साहब के इम्पीचमेंट की बात की थी, जिसमें
भारत ने जो है वो प्रयोति दिया था उनके एमपी को खरीदने के लिए, वो भी वाशिंगटन में आई है। अब ये तीसरी खबर जिस पे हम बात करना चाह रहे हैं वो ये है कि भारत जो है वो काउंटर और इंसर्जेंसी ऑपरेशन पाकिस्तान में कर रहा है, और जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के संगठन है उनको जाके पाकिस्तान के सोयल में मतलब उसको कत्ल कर रहा है, उसी तरह से जैसे निर्जा की किलिंग हुई थी कनाडा में, मतलब जो सिख आतंकवादी था या जो भी कुछ था। ये खबर जो है वाशिंगटन पोस्ट ने बताई है, और बाकायदा लोगों को जो जिनको मारा गया है उनके नाम दिए गए हैं, और वो कहाँ मारे गए हैं। उसमें एक बंदा जो है वो उसको मस्जिद में जो है गोली मार दी गई, और ये एलिगेशन जो है ये भारत के ऊपर लगा रही है कि भारत ने जो है कुछ अफगान को खरीद लिए हैं कॉन्ट्रैक्चुअल किलर, कुछ पाकिस्तानी भी हैं कॉन्ट्रैक्चुअल किलर, उन्हीं से ये मरवा रहा है। तो अभी ये जो मोइजू साहब का जो इंकशाफ हुआ था उस पर तो हमारे मिनिस्ट्री एक्सटर्नल ने कहा कि ये तो वाहियात खबर है, इसमें कोई बुनियाद नहीं है, और अभी भी मुझे अच्छी तरह से यकीन है कि इस खबर को भी जो है वाशिंगटन पोस्ट को जो है वो इंडिया डिनाई करेगी। लेकिन बहरहाल वाशिंगटन जो पोस्ट है वो एक कोई मतलब 2 रुपए के अखबार तो नहीं है कि जो कि मतलब चौराहे पे और गली में बिकता है। ये बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबल अखबार है, काफी पैसे उसमें लगते हैं, काफी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, बड़ा अखबार है। और वॉशिंगटन पोस्ट का रुख एक अब कुछ दिन आगे के बाद सामने जो आएगा वो और बड़ा दिलचस्प हो सकता है। पिछली बार जब ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे 2016 में, तो उसके बाद उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट वालों ने हर महीने 20 तारीख, चूंकि 20 जनवरी को उनका चेकिंग सेरेमनी होता है वहां के प्रेसिडेंट का, हर 20 या 21 तारीख में वॉशिंगटन पोस्ट ये खबर लिखता था बाकायदा कि अब तक ट्रंप ने कितने झूठ बोल दिए, यानी झूठ गिनते थे वो और हर महीने लोगों को बताते थे। और ट्रंप जो है वो व्हाइट हाउस से वॉशिंगटन पोस्ट के रिपोर्टर को बाहर निकलवाते थे, कभी कार्ड छीनवा लेते थे। तो ये बड़ी दिलचस्प बात है। तो एक बहरहाल एक बड़ा बहुत ही बड़े फंड से चलने वाला अखबार है, वो भी कुछ खबरें बहरहाल इन्वेस्टिगेट कर रहा है। हमारे इलाके में ही कुछ जर्नलिस्ट हैं जो उनके लिए काम कर रहे हैं, तो ये बहरहाल इग्नोर नहीं किया जा सकता, कम से कम इतना बड़ा वो मीडिया हाउस है। अच्छा, अब इसके बाद अब ये बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में क्या कुछ हो रहा है? जी, बांग्लादेश से बहुत ही मतलब इंडिया के लिए और पूरे साउथ एशिया के लिए बड़े इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं। पहले छोटी छोटी खबरें जो हैं वो बता दें आपको। पहली खबर तो यह है कि जो खालिदा जिया हैं, जो उनकी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जो चेयरमैन अभी भी हैं, उनको वो बहुत मतलब ये कि बीमार हैं और वो उनको जेल से छोड़ दिया गया था जैसे ही हसीना वाजिद गई थी। उनको बाय एयर एम्बुलेंस से जो है लंदन ले जाया गया, आज ही ले जाया गया है। और ये एम्बुलेंस जो है वो यूएई के किसी अमीर ने प्रोवाइड किया है, वहां से उनका जो है वो एम्बुलेंस आया था और उसको लेके लंदन गए हैं। और वहां लंदन में उनके एग्जाइल में उनके लड़के हैं, वो वहां रहते हैं लंदन में ही। तो ये खबर बहुत अहम है कि हो सकता है कि जो उनके बेटे हैं वो आकर करके यहाँ पे फिर से बीएनपी को लीड करें और जो करें। तो ये खालिदा जिया के हवाले से ये खबर है, क्योंकि खालिदा जिया को जो है वो 17 साल की और 18 साल की और कितने साल की कई करप्शन केसेस में उन्हें जेल हो गया था। 2018 से ही वो जेल में थी। कोरोना के टाइम में जो है उन्हें नजरबंद कर दिया गया था उनके घर से, और वो मतलब बिल्कुल मतलब कहने का मतलब है कि वो शी इज नॉट फिजिकली फिट, और उनके मरने के दिन जो है वो अब शायद लंदन में ही होंगे या क्या होंगे। तो ये खबर वहां से आ रही है। दूसरी खबर जो और अहम खबर है वो है खबर के वहां पे मर्दम शुमारी हो रही है, सेंसस तो नहीं बल्कि वोटर लिस्ट बन रहे हैं, ये बताने के लिए कि हम इलेक्शन करवा रहे हैं। और ये वोटर लिस्ट में जो उनका इलेक्शन कमीशन है वो बहुत ही मतलब आगे है, और उसने एलिगेशन ये लगाया है कि शेख हसीना वाजिद ने जितने भी बीएनपी के सपोर्टर थे उनको वोटर लिस्ट से ही हटा दिया, और बहुत लंबा चौड़ा तादाद है जो कि वोटर लिस्ट में था ही नहीं, एलिजिबल ही नहीं था। तो अब वोटर लिस्ट की करेक्शन हो रही है। उन्होंने एक डेट दिया है कि अक्टूबर नवंबर तक हम ये पूरे कंट्री का वोटर लिस्ट बना करके रख देंगे, उसके बाद जो है वो इलेक्शन की अनाउंसमेंट होगा। उन्होंने ये भी अनाउंस किया है कि अवामी लीग भी कंटेस्ट करेगी, क्योंकि अवामी लीग एक पॉलिटिकल पार्टी है तो वो कंटेस्ट कर सकती है, हमें कोई परेशानी नहीं है, अनलेस की अनटिल के सुप्रीम कोर्ट उस पर बैन लगा दे या जो गवर्नमेंट है इंटरिम गवर्नमेंट वो बैन लगा दे। तो ये इलेक्शन के हवाले से है, क्योंकि वहां बात चल रही थी कि इलेक्शन नहीं होगा या इलेक्शन नहीं होने देंगे, आर्मी आ जाएगी या क्या होगा। तो हमें ये लग रहा है कि ये काम जो है चल रहा। तीसरी जो खबर है वो है शेख हसीना वाजिद की। वो अब भारत ने कह दिया कि हम इन्हें मतलब
बांग्लादेश के हवाले नहीं करें। ये सरगर्मी चल रही है बांग्लादेश से कि भारत जो है वो नेगोशिएट कर रहा है मॉरिशस से, और दिल्ली से शेख हसीना वाजिद को मॉरिशस ट्रांसफर कर देगा। ये क्यासारियां लगाई जा रही हैं कि भारत जो है वो मतलब बहुत इससे मैं बीच में रोक रहा हूं आपको मुस्तफा साहब, इससे भारत के बांग्लादेश से ताल्लुकात पर तो और नेगेटिव असर पड़ेगा। हमारी सरकार इंडिविजुअल को इतनी अहमियत क्यों दे रही है? क्योंकि मुल्कों के ताल्लुकात में किसी एक इंडिविजुअल की वजह से अगर कोई नुकसान होता है, इमीडिएट पड़ोसी दोस्त जो था वो दुश्मन हो जाता है। क्या इस कीमत तक जाना चाहिए भारत को कि वो उन्हें एनॉय करके और अपने लिए रास्ते वहां बंद कर दे? ये तो हमारे हुक्मरान वक्त जो हैं, जो हुक्मरान वक्त है, वही बता सकते हैं इसका आंसर। हमारे पास तो हम तो तमाशाई हैं, हम तो तमाशाई हैं, जमाने को देखते हैं, जो देखते हैं वो बताते हैं, जो खबरें हमारे कान में आ रही हैं वो उनके कान में भी जा रही होंगी। तो इसको नहीं छोड़ दें। अब जो दूसरी खबर है, जो सबसे धमाकेखेज खबर है, वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बढ़ते हुए रिश्ते। अब जो इस्हाक डार हैं बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर, वो अगले महीने उनका दौरा तय हो गया है और वो आ रहे हैं पाकिस्तान, और बहुत सारी बांग्लादेश आ रहे हैं जी। बहुत सारी चीजों पर संधि हो रही है, जिसमें एक बड़ी संधि का इम्कान है कि अब पाकिस्तान बांग्लादेश को कॉटन प्रोवाइड करेगा। जो पूरी गारमेंट इंडस्ट्री है बांग्लादेश की, वो हिंदुस्तान के कॉटन पे आश्रित है, और अब बांग्लादेश उस आश्रय को जो है वो हटाना चाहता है, क्योंकि यूरोपियन और अमेरिका ने उसके ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगाया, वो वेव कर दिया है। वो लीस्ट डेवलपिंग कंट्री है अभी भी बांग्लादेश, और मतलब बांग्लादेश को अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप, तो इनका गारमेंट जो है वो बांग्लादेश अब हब बन गया है। ये वेस्टर्न कंट्री और अमेरिका चाहती है बांग्लादेश की इकोनॉमी को उठाने के लिए, तो उन्होंने कह दिया कि पहले हमारे यहाँ तमिलनाडु में त्रिपुर एक जगह है जहां पे ये पूरे कॉटन का जो मामला होता था। आप जानते हैं तमिलनाडु या जो हमारी जगह है वो कॉटन के लिए बहुत पुराने से मशहूर है, वहां पे मिल है, स्पिनिंग यार्न है और ये है। तो ये सारे गारमेंट वगैरह जो है त्रिपुर में बनते थे, जो इतने बड़े बड़े दुनिया के ब्रांड है, नाइक है, ये है वो है। अब ये सारे ब्रांड जो है यहाँ से हटके बांग्लादेश चले गए, और उसके लिए उन्हें जो है कॉटन की जरूरत है। तो ये एक बड़ा संधि होने वाला है। दूसरी चीज जो है वो है, सबसे बड़ी वो है डिफेंस कॉपरेशन जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और इसमें बांग्लादेश की बहुत तलब महसूस हो रही है, और उनकी बड़ी आरजू है कि पाकिस्तान जो है उनके डिफेंस को मतलब संभाले, और उनके डिफेंस को जो है वो इंडिया के अगेंस्ट में खड़ा करे। और उसके बाद जो है पाकिस्तान जो है वो स्मॉल आर्म्स और स्मॉल जो एम्यूनेशन है वो पाकिस्तान से मतलब इंपोर्ट कर रहा है, पहले से कर रहा था हसीना वाजिद के टाइम से, और भी पूरा जो हार्डवेयर है उसका जो पूरी मिलिट्री का वो चाइना से आ रहा था। तो अब इसके बाद जो है ये बड़ी तेजी से वहां पे एक वायरलिटी चल रही है कि बांग्लादेश जो है वो न्यूक्लियर बनना चाह रहा है, और इसको न्यूक्लियर डिफेंस डील जो है वो पाकिस्तान से करना चाह रहा है। अब ये कितनी हद तक आगे जाएगा, इसमें क्या रोड़े आएंगे क्या नहीं आएगा, वहां पे गली चौराहे पे ये बात हो रही है कि हमें जो है न्यूक्लियर बॉम्ब होना चाहिए बांग्लादेश की, कि हम जो है वो थ्रेटन है हर वक्त मतलब हिंदुस्तान से कि किसी वक्त वो हमको जो है मतलब निगल लेगा। तो जब तक पास बॉम्ब नहीं होंगे, ब्लास्टिक मिसाइल नहीं होंगे, तब तक हमारी सुरक्षा जो है वो मतलब फुल प्रूफ नहीं होगी। हाँ, ये बात यानी वहां कहलाई जा रही है, और वो एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए है कि भारत के अमेरिका से ताल्लुकात अच्छे हैं, लेकिन बांग्लादेश में सरकार बदलवाने में भी अमेरिका शामिल है, और अब पाकिस्तान और बांग्लादेश को नजदीक लाने में भी अमेरिका ही शामिल होगा। यानी हिंदुस्तान के खिलाफ भी एक ताकत खड़ी करने का इंतजाम अमेरिका बहादुर कर रहा है। तकरीबन ये वाकयात को जोड़ करके अगर देखा जाए तो ये समझ में आता है, और ये अमेरिका दुनिया भर में यही काम करता है, दोस्ती भी करता है और उसके साथ साथ दुश्मनों को भी तैयार कर लेता है। ये उसका तरीका है। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अली मुश्तबा साहब, आपके इन तमाम खबरों पर जब डिस्कस करते हैं और नतीजे निकालते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। और आज जो आपने बड़ी खबर दी, अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को अमेरिका $4 करोड़ हर हफ्ते देता है, तो साल में
51 हफ्ते होते हैं, मैं हिसाब लगा रहा था बीच में, तो ये 204 करोड़ रुपए ये बिल्कुल हवाई जहाज में भर के नोट छाप के वहां पहुंचा दिए जाते हैं। ये है तरीका अमेरिका बहादुर का कि दिखाने के लिए दुश्मनी, लेकिन अंदर अंदर उसी को पालते रहना, ये उनका तरीका। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अली मुश्तबा साहब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।